नमस्ते, मेरा नाम चित्रा निरवाल है। मैं गांव मुजफ्फरपुर देवीदास पोस्ट फुलसंदा की रहने वाली हूं और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही ज़िले के विद्यालय ऑक्सफोर्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। मैंने अपनी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से की और उसके बाद में मैंने पीसीएम, क्योंकि मैंने 12th में पीसीएम ऑप्ट किया था, तो उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग के लिए अपनी पढ़ाई आगे शुरू की। और शुरुआत में क्योंकि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एक मोटिवेशन रहता है कि या तो उनको डॉक्टरी लाइन में जाना है या फिर इंजीनियरिंग में, तो मेरा भी इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा रुझान था और मैंने इंजीनियरिंग के लिए ही अपने कदम बढ़ाए। मैंने वर्ष 2016 में KNIT सुल्तानपुर से बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और 2020 में मेरी इंजीनियरिंग पूरी हुई। उसके तत्पश्चात मैंने सिविल सेवा में जाने का अपना निर्णय किया और उसी के कार्यस्वरूप मैंने अपना पहला अटैम्प्ट 2021 में यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए पहला अटैम्प्ट दिया। 2021 में ही मुझे मेरे पहले प्रयास में यह सफलता मिली है। यूपीपीएससी में मेरी 31st रैंक आई। अब मैं आपसे अपनी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मेरी जर्नी में जो भी उतार चढ़ाव रहे उसकी मैं पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। तो मैंने अपना जो एक बेस था, फाउंडेशन था सिविल सर्विसेज के लिए, वो कहीं ना कहीं बीटेक में ही शुरुआत की थी। मैंने अपने बीटेक 3rd ईयर में मुझे लगा कि मैं सिविल सेवा में इंजीनियरिंग से कुछ ज़्यादा बेहतर कर पाऊँगी, इसलिए मैंने वहीं से थोड़ा बहुत एक सिविल सेवा के लिए पढ़ना शुरुआत की। स्टार्टिंग में मैंने NCERTs पे फोकस किया और मैंने 6 to 12 की NCERT से प्रारंभ किया था अपना पढ़ाई करना, क्योंकि वो बिल्कुल बेस होता है और किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए NCERT सबसे, आप कह लीजिए, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय पुस्तकें हैं, क्योंकि वहाँ से आपका बेस बन के आता है, आप चीज़ों को समझने लगते हो, कनेक्ट करने लगते हो। उसके बाद में 6 to 12 की NCERT से मैंने एक बार बेसिक फाउंडेशन अपनी तैयार कर ली थी और क्योंकि मेरे पास में बीटेक के अपने प्रोजेक्ट्स भी होते थे, तो उस समय पे क्योंकि समय कम रहता था तो उतना तो मैं फोकस करके पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन 2020 के बाद में जब मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया, उसके तत्पश्चात मैंने शुरुआत की फुल फोकस्ड, फुल फ्लैश तैयारी और पूरा टाइम अपना सिविल सर्विसेज की तरफ दिया। 2021 में मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया, जिसमें मैंने अपना ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रखा। अब मैं आपसे इसी जर्नी में जो भी मेरे अलग अलग स्टेप्स मैंने अवॉइड किए और क्या क्या स्ट्रेटजीज़ मैंने अपनाई, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। और अगर ये किसी एक विद्यार्थी को भी प्रभावित कर पाए या उसके लिए योगदान इसका कुछ साबित हो पाए, तो मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करूँगी। तो मैंने पहले अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद में बेसिक बुक्स पढ़ी। उसके साथ साथ में क्योंकि सोशल मीडिया, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग ऑप्ट नहीं की थी और फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं रही है कि पेरेंट्स मुझे दिल्ली में कोचिंग अफोर्ड कर पाते या वहाँ का स्टे अफोर्ड कर पाते, तो इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी पे फोकस किया। तो मैंने पहले बेसिक बुक्स पढ़ी, NCERTs पढ़ी पूरा। उसके बाद में PCS में, क्योंकि हिंदी भी आपका एक विषय रहता है और वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसके मार्क्स ऐड होते हैं। एक इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी होने के कारण मेरी हिंदी पर पकड़ उतनी मजबूत नहीं थी, तो मैंने हिंदी के लिए एक YouTube चैनल आता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उससे मैंने सहायता ली थी। उसके वीडियोस मैंने देखे थे, उन लोगों के लेक्चर्स आते हैं, वो मैंने एग्ज़ाम के पहले हिंदी के लिए देखे थे। मैंने SC की प्रिपरेशन के लिए एक जो जनरल, जैसे क्योंकि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन रहा है, तो वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली एथिक्स में, और एक GS2 जिसमें कि पॉलिटी का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। क्योंकि मेरे ऑप्शनल से उनका काफ़ी पार्ट ओवरलैप करता था, तो मेरे ऑप्शनल ने वहाँ पे भी काफ़ी हेल्प की। ऑप्शनल का जो बेस था वो मैंने सेल्फ नोट से तो नहीं, मैंने शुभ्रा रंजन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनके जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनको मैंने स्टडी किया था। उनको एक बार गो थ्रू किया, उनकी 7-8 बुक्स होती हैं और वो उनके हैंड रिटन नोट्स होते हैं, तो वही मैंने पढ़े थे, उसी से मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लगा। फिर जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं मुझे आकर्षित कर रहा था कॉलेज के समय से ही, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में भी, इवन स्कूल टाइम से ही मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में काफ़ी पार्टिसिपेट करती थी। कॉलेज में जाकर मैंने वहाँ के लिटरेरी काउंसिल वगैरह
का पार्ट मैं रही हूँ, तो वहाँ पर हम लोग का एक्सटेम्पर डिबेट वगैरह होते थे, तो उसमें कोई भी नए विषय हमें दे दिया जाता था या फिर जो अभी में करंट अफेयर्स की कोई भी चीज़ चल रही है तो उससे जुड़े हुए, क्योंकि मुझे जानकारी रखनी पड़ती थी, न्यूज़पेपर्स रीड करने होते थे उसके लिए, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस में रुचि वहाँ से मेरी जागरूक हुई। और इसीलिए फिर मैंने, क्योंकि मुझे पॉलिटिकल साइंस वाला और जितने भी आपके एनालिस्ट और उसमें आपके स्कॉलर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना अच्छा लगता था, तो मैंने अपना ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस लिया, ना कि सिविल इंजीनियरिंग जो कि एक ऑप्शनल माध्यम होता है यूपीपीएससी में। और उसके तत्पश्चात मैंने शुभ्रा रंजन के नोट से स्टडी किया, जो थोड़ी सी इग्नू का मटेरियल, एक मैं कहूँगी कि इग्नू का मटेरियल भी काफ़ी हेल्पफुल रहा था पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई में। जो मेरी जीएस की पढ़ाई थी वो मैंने पहले तो बेसिक एनसीईआरटी से, और उसके बाद में जैसे कि पॉलिटी के लिए ज़्यादा टॉपर्स बताते ही हैं, लक्ष्मीकांत मैंने काफ़ी बार पढ़ी है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत से आई थिंक नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो अपनी बुक ही वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस बुक को ही मैंने काफ़ी बार पढ़ा है। और अब मैं जो भी अभी विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी में है उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप जब 2-3 बार उस बुक को पढ़ें तो पहले हाईलाइट ना करें उसमें कुछ भी, वरना आप ऐसा करोगे कि पूरी बुक हाईलाइट कर दोगे, उसमें सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले उस बुक को 3 से 4 बार पढ़िए, उसमें अपना फोकस लगाइए। शुरुआत में टाइम लग सकता है, और शुरुआत में टाइम लगता ही है, आप 4-5 बार उसको रीडिंग दोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। एक बार आप जब उसको 4-5 बार पढ़ लोगे उसके बाद में आप उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बुक में ही हाईलाइट कीजिए। जो जीएस 2 के लिए स्ट्रैटेजी है उसमें मैंने आर्ट और कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया एक बुक आती है उसकी मैंने हेल्प ली थी, और वो बुक मैंने पढ़ी है उसको बार बार लेकिन उस बुक से काफ़ी, क्योंकि वो बल्कि होती है तो उसके आप नोट्स बना लीजिएगा। प्लस आर्ट और कल्चर को सप्लीमेंट अगर करने के लिए कुछ भी जैसे जीआई टैग वगैरह देती है गवर्नमेंट, उन सबसे सप्लीमेंट कीजिएगा उन रिसोर्सेज को। ज्योग्राफी के लिए एक बार जब आप 6 to 12th की ज्योग्राफी ये बुक पढ़ लें उसके बाद में आप सिर्फ 11th और 10th आई वुड से आप 11वीं और 12वीं वाली बुक्स पे फोकस कीजिए। वो वहाँ पर जो एग्जिस्ट है 6 to 12 तक का वो उन 2 बुक्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद में हिस्ट्री में अगर मैं आऊँ तो एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री, क्योंकि सिर्फ प्री का पार्ट होती हैं वो मेंस में नहीं आती, मेंस में आती है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मैंने जो किया था वो ये था कि एंशियंट और मेडिवल को मैं प्रीलिम्स के कुछ महीने पहले पढ़ती थी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा डेटा और फैक्ट्स याद करने होते हैं तो वो अब भूल जाते हैं जब भी एग्ज़ाम आता है, तो उसको कुछ टाइम एग्ज़ाम से पहले ही पढ़िए। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका टाइम टू टाइम आप रिवीजन कीजिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मेंस का भी क्योंकि पार्ट होती है। जीएस 3 के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा पार्ट क्योंकि करंट अफेयर्स से होता है, जैसे आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट रहा, इंटरनल सिक्योरिटी रहा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, सो वो सब के लिए आप करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए आप 2 स्ट्रेटजीज़ पे जा सकते हैं, या तो आप न्यूज़पेपर पे जाइए, तो कुछ लोगों को हैबिट होती है, मैंने भी ये हैबिट अपने 2021 के टाइम में डाली थी कि मैं डेली न्यूज़पेपर रीड करती थी, थोड़ा टाइम निकाल के। अगर पूरा न्यूज़पेपर ना पढ़ पाएँ तो सिर्फ एडिटोरियल से एक बार गो थ्रू कर लीजिए, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। और अगर आप न्यूज़पेपर में टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप एक मंथली मैगज़ीन उठा लीजिए, कोई भी किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक मंथली मैगज़ीन वो लोग अपनी एक समरी देते हैं, उस मैगज़ीन से गो थ्रू कीजिए। लेकिन आप उसको रिपीट मत कीजिए कि आप न्यूज़पेपर में भी अपना 2 घंटा दे रहे हैं, उसके बाद आप मंथली मैगज़ीन्स में अपना 2 घंटा दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम, उतना फिर आपको आउटपुट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा डायनामिक होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में कहाँ से वो फैक्ट्स देंगे वो तो नहीं पता होता, तो आप एक चीज़ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। अगर आप मंथली मैगज़ीन्स पढ़ रहे हैं तो फिर उनको आप सॉफ्ट कॉपी में रखिए, उन्हीं को हाईलाइट कीजिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे। 1-2 बार पढ़ने के बाद में आप देखोगे कि साल के एंड तक आते आते जब आप उन मंथली मैगज़ीन्स का एक कंपाइलेशन देखोगे तो उसमें जो हाईलाइटेड पार्ट है वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर डेटा आप अपने माइंड में रिटेन कर पाते हो उसका, तो वो आपको एक तो एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले रिवाइज़ करने में बहुत ईजी पड़ेगा, आप जल्दी से उसको रिवाइज़ कर पाओगे। अगर न्यूज़पेपर आप रीड कर रहे हो तो आई वुड से कि न्यूज़पेपर के थोड़े से नोट्स बनाइए। फिर आप न्यूज़पेपर में जैसे एडिटोरियल्स वगैरह आते हैं तो आप एक अलग सेपरेट कॉपी बना लीजिए, उसमें हाईलाइट कीजिए जो भी न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं, और उनका नोट्स तैयार करके उसको फिर एग्ज़ाम के पहले पढ़िए।
GS3 में, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट डायनामिक है तो आपको उनको सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा करंट अफेयर्स के साथ में। और क्योंकि अब PCS का पूरा पैटर्न UPSC से कॉपी होता है, UPSC का ही पैटर्न PCS में आ गया है, तो इस वजह से करंट अफेयर्स से अपने आप को अपडेट रखिए। जो एथिक्स वाला पार्ट है उसके लिए मैं कहूँगी कि मैंने कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं की थी एथिक्स की। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, कुछ टॉपर सजेस्ट करते हैं कि लुकमान IAS काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन मैंने नहीं की है अलग से पढ़ाई। मेरा काफ़ी सारा पार्ट जो था, एक पॉलिटिकल साइंस में स्कॉलर्स जो मैंने पढ़े थे उनसे काफ़ी सारा पार्ट कवर हो गया था, तो उसके लिए मैंने कोई सेपरेट तैयारी नहीं की है। हाँ, एथिक्स के लेक्चर वगैरह देख लेती थी, जो उनके कीवर्ड्स होते हैं, जैसे सिलेबस में हमारे पास में एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन, टॉलरेंस, ये सब जो वर्च्यूज़ दी जाती हैं किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए, तो उन सब टर्म्स को मैं गूगल कर लेती थी और उनके लिए एक एक पेज लिख लेती थी। क्योंकि एथिक्स में एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स लिखिएगा ज़रूर। जो भी हाईलाइटेड टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल हैं, जैसे अभी किसी सिविल सर्वेंट ने अपने कार्य क्षेत्र में कोई अच्छा काम किया है, आप उसके एग्जाम्पल एग्ज़ाम में कोट कर सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन एक जाता है। उससे ये भी पता चलता है कि आप अवेयर हो अपने समाज के प्रति, जो भी आपके समाज में चल रहा है। इसके अलावा ऐसे के लिए भी मैंने कोई ऐसे सेपरेट तैयारी नहीं की थी, लेकिन हाँ, जो मेंस के लिए मैं कहूँगी तो मेंस के लिए एक टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर लीजिएगा। मैंने टारगेट PCS करके, क्योंकि मुझे उतनी जानकारी भी नहीं थी तब तक, तो मैंने एक टारगेट PCS करके एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है कोई लखनऊ की, वहाँ से मैंने अपनी मेंस की टेस्ट सीरीज़ एक ली थी, और उसमें जो भी टेस्ट थे वो मैंने मेंस से पहले सभी दिए थे। उनके जो भी एक्सप्लेनेशंस आते थे वो मैं पढ़ती थी फिर, और जैसे भी मैं अपने आंसर्स को इम्प्रूव कर सकती थी एग्ज़ाम के पहले, वो मैं करती थी। क्योंकि मेंस में एक चैलेंज होता है समय पर आंसर कंप्लीट करना, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप थोड़ा सा डेली बेसिस पर 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। जो लोग बिगिनर्स ही हैं इस फील्ड में, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि टाइम पर पेपर कंप्लीट करना काफ़ी टफ होता था मेरे लिए, क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड उतनी फास्ट नहीं है और मैं एग्ज़ाम में टाइम पर पेपर पूरे कर पाई थी। तो इसके पीछे एक था कि वो जो डेली प्रैक्टिस मैं करती थी 1-2 क्वेश्चंस की, वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हुई है, तो वो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ साथ में जो प्रीलिम्स के लिए है, क्योंकि प्रीलिम्स हमेशा डायनामिक होता है, और प्रीलिम्स का आप कहिए कि मेंस अगर नॉलेज का टेस्ट है, आपका पूरा जो एक कैरेक्टर है वो सामने आता है, तो प्रीलिम्स बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है। वो कहीं ना कहीं आपके माइंड कितना जल्दी चीज़ों को एनालाइज कर पाता है, चीज़ों को समझ पाता है, उसका टेस्ट होता है। तो मेंस क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा डायनामिक है, तो उसके लिए आप कीजिए कि जो ज़्यादातर जैसे विद्यार्थी सजेस्ट करते हैं कि एक घटना चक्र आती है, मैंने नहीं पढ़ी है। मैंने जो प्रीलिम्स है वो मैंने अपना जो मेरे बेसिक सब्जेक्ट्स है वो उनको फाउंडेशन लेके, NCERTs को फाउंडेशन लेके, और टेस्ट सीरीज़ मैंने टेस्ट सीरीज़ उसके लिए मैंने एक बायजूस की टेस्ट सीरीज़ ली थी, उन्हीं से मैंने अपना प्रीलिम्स के लिए कवर किया था 2021 का। और उसके बाद में मैंने मेंस के लिए एक टेस्ट सीरीज़ ली थी, मेंस के लिए भी। उसमें लगभग 30 टेस्ट थे जो मैंने एग्ज़ाम के पहले दी थी, मेंस के पहले। और उसके बाद में फिर इंटरव्यू के लिए मैंने ऐसी कोई सेपरेट तैयारी तो नहीं की थी, लेकिन मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। जब रिज़ल्ट मेंस का आया था तो उसके बाद में मैंने दिल्ली में मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे 3-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जैसे कि दृष्टि है, बायजूस है, और एक सिंडिकेट IAS, उनकी मैंने ऑनलाइन एक मॉक इंटरव्यू दिया था। सो मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। बाकी मैंने इंटरव्यू के लिए ऐसे कोई सेपरेट प्रिपरेशन नहीं की थी। और अगर कहें कि प्रिपरेशन के दौरान सोशल मीडिया से कट ऑफ की बात, तो बिल्कुल सही है, मैंने सोशल मीडिया से कट ऑफ कर लिया था। मेरे पास फेसबुक अकाउंट भी मैंने बंद किया था अपना, मैं व्हाट्सएप पर भी नहीं थी। और अगर मुझे जो भी मटेरियल रिसीव करना होता था तो वो टेलीग्राम पर मैं लेती थी ज़्यादातर। टेलीग्राम के चैनल्स मैंने ज्वाइन कर रखे थे, जहाँ पर कुछ भी उनका सॉफ्ट कॉपी में मटेरियल मुझे चाहिए होता था तो चैनल को सब्सक्राइब करती थी। और उसके अलावा, उसके अतिरिक्त अगर कहें कि कोचिंग का रोल या कोचिंग के बिना क्या ये प्रिपरेशन संभव है, तो हाँ जी, बिल्कुल है। क्योंकि मैंने खुद सेल्फ स्टडी से किया है और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। सो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप में से कोई भी कर सकता है। मैं खुद एक बहुत ही साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, तो
मुझे भी यही लगता था कि इसके लिए दिल्ली जाना होता है और अलग से कोचिंग लेनी होगी, प्रिपरेशन करनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बस आप घबराइए नहीं और आप अपने डेली टारगेट्स बनाइए। आप बस उन टारगेट्स को अचीव कीजिए। आप गोल के बारे में मत सोचिए, आप रिज़ल्ट के बारे में मत सोचिए। आप बस अपने डेली टारगेट्स को अचीव कीजिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में लगे रहिए। कुछ पॉजिटिव फ्रेंड्स को ज़रूर कांटेक्ट में रखें, क्योंकि कई बार प्रिपरेशन में लो फील करते हैं तो आपको मोटिवेशन चाहिए होता है। तो पीछे चाहे वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो कुछ लोगों को कांटेक्ट में ज़रूर रखिए कि आप कभी भी लो फील करें तो आप उनसे बात कर सकें, वो आपको समझा सके, वो आपको कोई हो पीछे विश्वास दिलाने वाला कि हाँ आप ये कर सकते हो। धन्यवाद।